Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the US decision to pull out of WHO. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Institutions point of view. सबसे पहले WHO के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने पहले भी देखा है कि उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं विच आर काइंड ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. वो मिल करके यूनाइटेड नेशंस बनाते हैं. बट उसके अलावा देयर आर 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो सीधा सीधा यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, but they act in coordination with United Nations and perform specific functions. तो उन 17 स्पेशलाइज एजेंसीज में से एक है WHO. इसको बनाया गया था 1948 में. इसका हेडक्वार्टर है इन जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसका मेन लक्ष्य है कि दुनिया भर में लोगों का हेल्थ बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड पे मेंटेन करे. व्हाट फंक्शंस आर प्लेड बाय WHO वो देखते हैं क्या करके. तो दुनिया भर से हेल्थ रिलेटेड डेटा वो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है. उसके बेसिस पे वो ट्रैक करता है किसी भी डिजीज के स्प्रेड को इंक्लूडिंग द पैंडेमिक लाइक कोविड-19. उसके अलावा दुनिया भर के कंट्रीज के रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट कराता है ड्यूरिंग सम हेल्थ इमरजेंसी. जो हमने देखा था कोविड पैंडेमिक के टाइम में WHO कितना प्रोएक्टिवली रोल प्ले कर रहा था. यही इसका मेन रोल है. और हेल्थ रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट कराना ये WHO का रोल है. दुनिया के 194 कंट्रीज WHO के मेंबर हैं और ये 194 कंट्रीज मिल करके एक बॉडी बनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ही इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ WHO कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स WHO आने वाले टाइम में लेंगे. और वो सारी चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तय करती है जो गवर्निंग बॉडी है ऑफ WHO. 194 कंट्रीज हैं, सबने मिल करके बनाया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली देन डिसाइड्स प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन WHO. WHO के मौजूदा डायरेक्टर जनरल ये पिछले 7-8 साल से हैं डॉक्टर टेड्रोस एथनोम घेब्रेयेसस. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिए WHO जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस. Some of the important initiatives taken by WHO: Global Polio Eradication Initiative, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). तो ये सब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन WHO के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है. अब आते हैं करंट न्यूज़ पे. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज सेकेंड टर्म रिलीज्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. वैसे तो उन्होंने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिलीज किए पहले दिन, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी. उनमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था दैट US विल पुल आउट ऑफ WHO. क्या कारण बताया गया है WHO से पुल आउट करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में WHO रिमेन्ड या प्रूव टू बी अ फेलियर. साथ ही साथ WHO अपने फंक्शनिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहा है. उसका पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिसफंक्शनल है and it has failed to bring any positive reforms. WHO is under undue political influence of countries like China. ये कहा है US ने. और US का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है WHO के फंडिंग में, उस हिसाब से US को फ़ायदा नहीं मिल रहा. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप रेजिम ने एकदम ओपनली इन वोकल मैनर अपने लिए इस्टेब्लिश किया है टारगेट कि दे विल बी फॉलोइंग अमेरिका फर्स्ट. तो वहीं और उन्हीं चीज़ों में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से उनको सीधा सीधा फायदा दिखे. सो US अंडर डोनाल्ड ट्रंप बिलीव्स कि WHO में जितना वो फंडिंग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस हिसाब से उनको फायदा मिल नहीं रहा है. दैट इज वाई दे मस्ट पुल आउट ऑफ WHO. अगर US जब पुल आउट कर लेगा, वो तो कर ही लेगा, तो उसके बाद WHO के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? WHO के फंड्स या रिसोर्सेज जो अमेरिका की तरफ से जाते हैं वो सब रुक जाएंगे. अमेरिका के जो भी पर्सनल्स हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स
कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सब वापस बुला लिए जाएंगे। इनफैक्ट जो ग्लोबल लेवल पे एक ट्रीटी लाने की कोशिश कर रहा है डब्ल्यूएचओ, पैंडेमिक ट्रीटी, जिसकी मदद से फ्यूचर में कोविड पैंडेमिक जैसी स्थिति से डील किया जा सके, वो पैंडेमिक ट्रीटी को भी अब फाइनली इम्प्लीमेंट कर पाना कठिन हो जाएगा। तो यूएस पुल आउट विल सीज नेगोशिएशंस फॉर द पैंडेमिक ट्रीटी ऑन विच डब्ल्यूएचओ इज वर्किंग। थोड़ी सी फंडिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न तो यही है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि डब्ल्यूएचओ को जितना हम फंडिंग दे रहे हैं उस प्रोपोर्शन में हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग मिलता है वो अलग अलग सोर्सेस से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो फंडिंग आती है वो आती है फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स। तो 194 कंट्रीज हैं, वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके अलावा देर आर फिलियंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स एंड ऑल, वो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज दे आल्सो मेक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डब्ल्यूएचओ। अब अगर मेंबर स्टेट्स की बात की जाए, तो अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूएचओ को के, उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना होता है इन मैंडेटरी मैनर, कि आप डब्ल्यूएचओ के मेंबर हैं तो आपको इतना कंट्रीब्यूशन तो देना ही देना है। और कुछ कंट्रीब्यूशन उनको वॉलंटरी बेसिस पे भी वो दे सकते हैं, कि आउट ऑफ देयर ओन विल दे कैन कंट्रीब्यूट ओवर एंड अबव द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड। अगर यूएस की बात की जाए तो अभी तक का ट्रेंड ऐसा है कि उसके मैंडेटरी और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दोनों को मिला लिया जाए। About 22% of the contribution of WHO comes from the US alone, followed by China. तो US contributes about 22.5% of the member states overall contribution। जितना भी member states contribute कर रहे हैं उसका 22.5% US contribute करता है, दूसरे नंबर पे चाइना है, which contributes about 15%। तो यूएस का मानना है कि हम जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा से होना चाहिए डब्ल्यूएचओ की फंक्शनिंग में, जो है नहीं, एंड दैट इज व्हाई यूएस हैज डिसाइडेड टू पुल आउट। अब सवाल ये उठता है कि क्या डब्ल्यूएचओ से पुल आउट करने का कोई प्रोविजन है जिसकी मदद से यूएस ने पुल आउट किया है? तो आंसर इज नो। देयर इज नो फॉर्मल प्रोविजन फॉर पुल आउट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। बट व्हेन द यूएस डिसाइडेड टू ज्वाइन डब्ल्यूएचओ वे बैक इन 1948, तो उस टाइम में देयर लेजिस्लेटिव बॉडी दैट इज कांग्रेस, उसने एक कंडीशन रखा था डब्ल्यूएचओ के लिए कि अगर अमेरिका चाहे तो फ्यूचर में विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम डब्ल्यूएचओ आफ्टर गिविंग 1 ईयर नोटिस। और इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके नाउ यूएस प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड कि यूएस विल पुल आउट ऑफ डब्ल्यूएचओ। भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस के इस पुल आउट का? तो डब्ल्यूएचओ कई सारे इनिशिएटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ भारत के अंदर चला रहा है। फॉर एग्जांपल एचआईवी, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन तमाम प्रॉब्लम से डील करने के लिए डब्ल्यूएचओ इज रनिंग हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ इज सिग्निफिकेंटली सपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्सपैंडिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर वीमेन एज वेल एज चिल्ड्रेन। ये तमाम जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं भारत में, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ द यूएस पुल आउट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ, क्योंकि फंडिंग कंस्ट्रेंट्स आएगी, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट आएगी डब्ल्यूएचओ के लिए, क्योंकि जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो अब पुल आउट कर रहा है। तो इस कारण से डब्ल्यूएचओ की फंक्शनिंग जब हैम्पर होगी, तो भारत के अंदर भी कई सारे जो हेल्थ प्रोग्राम्स चला रहा है डब्ल्यूएचओ, वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड होगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये न्यूज़ भी पहले से ही रिलेटेड, पहले वाले टॉपिक से ही मिलता जुलता है। हियर ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप हैज डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ वन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो पॉइंट ये है कि इन द परस्यूट ऑफ अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप regime is going to disrupt the global order। हम मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा ही है कि मैं उसी इंटरनेशनल फोरम में रहूंगा जहां पे मुझे सीधा सीधा फायदा हो, नहीं होगा नहीं रहूंगा। और ऐसा इन जनरल होता है नहीं। आप समाज में रहेंगे तो कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। और इनफैक्ट व्हेन यू आर पावरफुल, व्हेन यू आर सुपीरियर, देन व्हेन यू लिव इन अ सोसाइटी, देन इन जनरल यू बिलीव कि आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। बट समाज में रहने का अपना एक अलग फायदा होता है। इट इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस कि फ्यूचर में अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपको समाज हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, समाज के अंदर रिच लोग ज्यादा टैक्स देते हैं,
गरीब लोग टैक्स नहीं देते हैं, उनको उल्टा वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिलता है, और वो वेलफेयर स्कीम चलता है बिकॉज ऑफ द टैक्स रिसीट्स अवेल्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज पेड बाय द रिच पीपल, राइट? अब सारे रिच लोग कहें कि नहीं नहीं, इस सिस्टम में तो मुझे फायदा नहीं है, आई विल पुल आउट, तो फिर तो पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो सकता है। अमेरिका का अप्रोच भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूएचओ से पुल आउट कर लिया कि हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, उस हिसाब से उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, वी विल पुल आउट। अभी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आप देखोगे। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इससे डिसाइड किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है कि यूएस विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ इट। तो क्या है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इसको समझते हैं बड़े आराम से, एकदम डिटेल में समझते हैं, फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे और देखेंगे उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स हेवेंस। देखिए, दुनिया के कुछ देशों को कहा जाता है टैक्स हेवेंस, क्योंकि वो देश अपने यहाँ पे टैक्स रेट्स बहुत कम रखते हैं कॉरपोरेट्स के लिए, कंपनियों के लिए। साथ ही साथ दे प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली स्टेबल इन्वायरमेंट। इससे क्या होता है कि कंपनियां अपना हेडक्वार्टर उन देशों में शिफ्ट कर देती हैं। अब टैक्स रेट कम है, तो दुनिया भर से जो भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का कुछ एक बेसिक टैक्स उस देश की सरकार को दे देते हैं, बिकॉज टैक्स रेट इज लेस देयर, तो वहां पे टैक्स भरने में कोई तकलीफ होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंगापुर को यहाँ पे टैक्स हेवन की तरह दिखाया गया है। बहुत सारे देश हैं, मकाओ, हांगकांग, मॉरिशस, पनामा, कोस्टा रिका, बर्मुडा, सिप्रस, ये सब प्रोमिनेंट टैक्स हेवन्स माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, भारत के अंदर एक कंपनी स्टार्ट हुई फ्लिपकार्ट साल 2007 में। बाद में इन 2011 फ्लिपकार्ट डिसाइडेड टू माइग्रेट आउट ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर इट्स हेडक्वार्टर इन सिंगापुर। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि सिंगापुर के अंदर इफेक्टिवली टैक्स रेट काफ़ी कम है भारत की तुलना में। भारत के अंदर अगर कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्टिवली 34% के आसपास आता है, अगर सारे तरह के टैक्सेस को मिला लिया जाए। सिंगापुर में इट इज समवेयर क्लोज टू 15 to 17% है। प्लस सिंगापुर प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वहाँ बेहतर है। बट इन तमाम फैक्टर्स में भी टैक्सेशन रेट कम होना, दैट वाज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड पुल आउट ऑफ फ्लिपकार्ट फ्रॉम इंडिया एंड इट्स माइग्रेशन टू सिंगापुर। अब इस तरीके से, अब सिंगापुर तो फिर भी एक काफ़ी आप कह सकते हैं स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है, तो बहुत ज़्यादा वो टैक्स बेनिफिट नहीं देता। कुछ ऐसे ऐसे देश हैं, जैसे आप कह लो बर्मुडा हो गया, सिप्रस हो गया, ये सब तो बहुत कम टैक्स रेट रख देते हैं, 5%, 2%, क्योंकि इनको पता है कि अदरवाइज हमारे यहाँ पे तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं तो हमारे यहाँ पे कोई भी टैक्स का सोर्स या कोई भी अलग अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी नहीं। सो व्हाई नॉट टू कीप टैक्स रेट वेरी वेरी लो, चलिए 2% ही मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, एंड दे इन दैट वे reduce the tax rates applied on MNCs to very lesser rate। इससे होता क्या है? इससे इन देशों को तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेशन में मदद मिल जाती है, बट जिन देशों के अंदर मेनली ये कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, उन देशों का जो जेन्युइन शेयर होना चाहिए टैक्स के अंदर, वो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भारत, यही सिंगापुर वाली बात कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट का ज़्यादातर बिजनेस अभी भी भारत में है, बहुत सारा बिजनेस भारत में है। अब बिजनेस कर रहे हो भारत में, लेकिन टैक्स भर रहे हो सिंगापुर की सरकार को। वाई? बिकॉज सिंगापुर हैज ऑफर्ड यू रिलेटिवली लेसर टैक्स रेट एंड यू हैव शिफ्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं इट इज लीडिंग टू टैक्स लॉस फॉर द कंट्री जहां से मेजर बिजनेस आप कर रहे हो, फिर भी आपने वहां से अपना हेडक्वार्टर बाहर शिफ्ट कर दिया है। अब ऐसे ही सिचुएशन से डील करने के लिए फिर कॉन्सेप्ट लाया गया ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का, जीएमसीटी का। क्योंकि दुनिया के जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं, वो तमाम ये सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जो भारत फेस कर रहा है, कि मेजर इकोनॉमीज है तो बिजनेसेस वहां हो रहे हैं, बट हेड क्वार्टर ये लोग जाके खोल देते हैं ऐसे देश में जहां पे टैक्स रेट कम है, जिस कारण से मेजर इकोनॉमीज को टैक्स का नुकसान हो रहा था। तो फिर ओईसीडी ने, जो दुनिया के डेवलप कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है ओईसीडी, और फिर बाद में G20 प्लेटफॉर्म पे, दोनों जगहों पे एक आइडिया प्रपोज किया गया जिसका नाम था ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स।
इस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से पूरे दुनिया भर में मिनिमम 15% का तो टैक्स होना ही चाहिए एमएनसीज के ऊपर। अब कैसे ये एप्लीकेबल होगा जरा देखिए, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ, इसने अपना हेडक्वार्टर जो है वो कंट्री ए में रजिस्टर किया और मेन बिजनेस कर रहा है कंट्री बी में। अब अगर कंट्री ए इसके ऊपर, या ऐसे देख लीजिए कि XYZ कंपनी है, इसका ओवरसीज बिजनेस है कंट्री बी में, और यहां पे टैक्स रेट एप्लीकेबल है 8.5%, और इसका हेडक्वार्टर है कंट्री ए में, तो मिनिमम टैक्स तो 15% होना ही चाहिए। दैट मीन्स अगर बी में इसने 8.5% टैक्स दे दिया है, तो बचा हुआ 6.5%, 6.5 प्लस 8.5 मिलाकर कितना होता है 15, तो बचा हुआ 6.5% टैक्स भरेगा इन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस देश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है या रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो सरल भाषा में, जिस देश में बिजनेस कर रहे हो उस देश को पहले टैक्स भरोगे, और अगर वो टैक्स 15% से कम है तो फिर बचा हुआ डिफरेंशियल अमाउंट आप उस देश में भरोगे टैक्स के तौर पे जहां पे आपका हेड क्वार्टर है। दैट इज द सिंपल आइडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पे टैक्स, XYZ इट विल पे टैक्स इन दैट जुरिडिक्शन जहां पे इसका मेनली बिजनेस है। यहाँ पे अगर टैक्स रेट है 8.5%, तो यू विल पे 8.5% ऑन योर प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री बी, and the differential amount of 6.5% will be paid to the government of the country जहां पे आपका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है। तो इससे क्या होगा कि जिस देश के अंदर मेनली बिजनेस हो रहा है उस देश को टैक्स लॉस नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क, which was adopted at OECD and G20 platform both। मैंने कई दफ़ा आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में भी कहा है कि नाम से ही आप किसी भी कॉन्सेप्ट का ट्रेट समझने की कोशिश करो। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इज ट्राइंग टू डू व्हाट, इट इज ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट द प्रॉब्लम ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। आप बेस को मूव करा करके प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं और टैक्स की अर्निंग को नुकसान दे रहे हैं टू द कंट्री जहां पे आप मेनली बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए फिर लाया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो पॉइंट इज कि G20 एंड OECD प्लेटफॉर्म पे जो फ्रेमवर्क लाया गया, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, दैट फ्रेमवर्क अल्टीमेटली लेड बेसिस फॉर दिस आइडिया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, कि चाहे जो हो जाए मिनिमम आपको 15% तो टैक्स भरना ही भरना है। पहले आप टैक्स भरोगे जिन देश में आप मेनली बिजनेस कर रहे हो, और फिर बचेगा तो फिर आप जिस देश के अंदर रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है वहां पे आप टैक्स भरोगे। अब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज मेनली ब्रॉट इन ऑर्डर टू डू अवे विद द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स लॉस फॉर द इकोनॉमी जहां पे मेनली कॉर्पोरेट्स बिजनेस करते हैं। इस फ्रेमवर्क का नाम है BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसको एक बार में तो अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो धीरे धीरे कंसेंसस बन रही है पूरे दुनिया भर में, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अलग अलग देशों की सरकारों को अपने अपने यहाँ पे टैक्स लॉज में अमेंडमेंट करके इस आइडिया को इंप्लीमेंट करना होगा। सो इट कैन नॉट बी अप्लाइड। कैसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कैन बी अप्लाइड, इसके एप्लीकेशन का तरीका समझिए। पहले तो कंट्रीज विल हैव टू अग्री इन प्रिंसिपल कि हाँ ठीक है ये आइडिया अच्छा है, and then they will have to bring amendment in their respective domestic laws with respect to taxation, तब जाकर के अप्लाई होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि यूनाइटेड नेशंस या किसी इंटरनेशनल फोरम पे एक यूनिफॉर्म लॉ बना करके पूरे दुनिया के देशों पे इसको यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई कर दिया। दैट वे इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। वाई? बिकॉज अलग अलग देश की जो सरकारें हैं वो सोवरेन अथॉरिटीज़ हैं, और अपने टेरिटरी में किस तरीके से टैक्स अप्लाई करना है वो उन देश की सरकारों का प्रेरोगेटिव है। सो नो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कैन फोर्स द सोवरेन गवर्नमेंट्स टू हैव tax laws in a particular manner.
So countries, the governments will have to first of all agree in principle, and then respective tax laws in their domestic territory has to be amended in order to implement this idea. ज़्यादातर जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के कॉन्सेप्ट से अग्री कर गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने अपने टेरिटरी में हम लोग टैक्स लॉस को अमेंड करके इस आइडिया को अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन की बात कर ली जाए, ब्रिटेन, दे हैव ऑलरेडी ब्रॉट this legislation to implement 15% minimum tax in line with the idea of GMCT, Global Minimum Corporate Tax. चाइना और भारत की सरकार ने भी एग्री किया. इनफैक्ट पहले तो अमेरिका की सरकार ने भी इस आइडिया को अग्री किया. जो बिडेन के प्रेसिडेंशियल शिप में अमेरिका ऑल्सो अग्रीड दैट दे विल बी ब्रिंगिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स और उस हिसाब से अपने डोमेस्टिक लॉज को वो अमेंड करेंगे. बट नाउ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज प्रेसिडेंटशिप, Donald Trump has decided that US will no longer be part of this global minimum corporate tax deal. There will be no force or no effect of this global minimum corporate tax in the US. उनका मानना है कि देखिए, अमेरिका ऑलरेडी साढ़े 10% टैक्स लगाता है ऑन द अमेरिकन MNCs. तो US has a tax rate of about 10.5% for certain foreign profits earned by US MNCs. Under टैक्स कट एंड जॉब एक्ट TCGA ऑफ 2017. तो डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे तो ये ऑलरेडी वो नियम लेकर के आए थे कि जो भी प्रॉफिट होगा यूएस की MNCs द्वारा, तो अमेरिका रजिस्टर्ड MNCs हैं. अब अमेरिका के जो MNCs हैं ये अगर विदेशों में ऑपरेशंस करते हैं तो उस पर हम साढ़े 10% मिनिमम टैक्स लेंगे ही लेंगे. ठीक है, ये नियम वो लेकर के आए थे 2017 में. लेकिन ये जो आइडिया है ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स से अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या कहता है कि जहाँ पे मेनली बिजनेस हो रहा है उस देश की सरकार पहले टैक्स अप्लाई करेगी, जो डिफरेंस होगा वो फिर हेडक्वार्टर वाले देश की सरकार कलेक्ट करेगी. बट US President Donald Trump, when he was last time president, he already had brought this law and which was still applicable, but Joe Biden was planning to change it in line with global minimum corporate tax because Joe Biden administration was in principle in agreement with the concept of GMCT. तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से नियम है कि अगर अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी तो अमेरिकन सरकार को उसको देना ही होगा 10.5% टैक्स फॉर ऑल द प्रॉफिट्स दैट इट मेक्स फ्रॉम फॉरेन टेरिटरीज. तो US टैक्स रेट इज ऑफ 10.5% on foreign profits earned by its MNCs registered in America as per the act of TCGA. अब जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो TCGA से अगेंस्ट जा रहा है. ये कह रहा है कि जिस देश में बिजनेस होगा वो पहले तय करेगी कि कितना वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बाद में जो हेडक्वार्टर वाले देश है वो तय करेगी. एंड दैट इज द रीजन वाई डोनाल्ड ट्रंप ऑन द फर्स्ट डे said कि नो नो, US will not be part of this GMCT because it might lead to loss of revenue for the US government. अगर मान लीजिए भारत के अंदर भारत सरकार ने तय कर लिया कि हम 10% टैक्स लगाएंगे तो अमेरिका के लिए कितना बच जाएगा? सिर्फ 5%. अब प्रॉब्लम क्या है? इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल टैक्सेस का. अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो मेनली आगे हैं इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एक्टिविटीज. जैसे अमेरिका की जो मेजर कंपनियां हैं उनको कहा जाता है गाफा, गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल. दे प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज. अब ये जो गाफा कंपनियां हैं, GMCT से अगर अमेरिका पुल आउट कर लेता है तो ये जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी और अगर वही इसका हिस्सा नहीं रहता है तो फिर कैसे इस ट्रीटी का कोई मतलब रहेगा नहीं, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कोई मतलब रहेगा नहीं. एंड वंस US पुल आउट ऑफ दिस GMCT तो फिर मजबूरी में दुनिया के सारे देश लेकर के आएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल टैक्सेस. तो ये थोड़ा सा लिंक करके समझिए ये क्या मामला है. डिजिटल टैक्सेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले और फिर इसको लिंक करेंगे GMCT से, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स से. अभी क्या है कि मान लीजिए कि अमेरिका की कंपनी है गूगल. अब गूगल तो भारत में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है,
गूगल पे मान लीजिए पार्ले जी वाले ने फैसला किया कि हम अपना ऐड दिखाएंगे, तो गूगल के अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, गूगल के ऊपर जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उसमें कहीं पे पार्ले जी अपना ऐड दिखा रहा है, एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है। उस एडवर्टीजमेंट के लिए अगर पार्ले जी को चार्ज किया गया 1 लाख रुपए, तो जितना भी एडवर्टीजमेंट का फीस है जो पार्ले जी ने दिया गूगल प्लेटफॉर्म को, उसका 6% पार्ले जी को देना होगा भारत सरकार को, अगर वो ऐड भारत के अंदर दिखाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टैक्स। तो 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000 रुपीज। तो ये जो डिजिटल टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ये लाया गया इन ईयर 2017-18 भारत के अंदर। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लाया गया फ्रांस में भी एंड ऑल। आराम से समझिए। क्या है कि अमेरिका की कंपनियां, मेनली गाफा कंपनियां, ये डिजिटल सर्विसेज में बहुत आगे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हेडक्वार्टर इनका अमेरिका में, लेकिन इनका मेन बिजनेस कहाँ हो रहा है? दुनिया के अलग अलग देशों में। अब भारत के अंदर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं कंपनियों द्वारा, और ये गाफा कंपनियां सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं डिजिटल सर्विसेज भारत में, लेकिन भारत सरकार को कुछ भी टैक्स नहीं मिल रहा। जो टैक्स मिल रहा है वो मिल रहा है अमेरिका की सरकार को, क्योंकि इस केस में जो डिजिटल कंपनियां कह रही हैं कि हम तो आपके यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है ही नहीं। फिजिकल प्रेजेंस होगा तब तो कुछ टैक्स देंगे। जैसे फ्लिपकार्ट और गूगल में अंतर है ना, फ्लिपकार्ट पे फिर भी भारत सरकार कह सकती है कि वी आर फिजिकल, यू आर डूइंग फिजिकल बिजनेस इन इंडिया, दैट्स व्हाई यू मस्ट बी पेइंग सम टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट डिजिटल कंपनियां का तो फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं। तो उस केस में जिन देशों के अंदर वो मेजर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे भारत के अंदर कितने लोग गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया भी ये टैक्स नहीं देते। अगर फेसबुक पे अगर कोई कंपनी ऐड दिखा रही है, तो वो कंपनी फेसबुक को पैसा दे रही है, और फेसबुक की जो भी अर्निंग हो रही है उस पर पूरा पूरा टैक्स वो अमेरिका की सरकार को देगा, भारत सरकार को कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन मेन बिजनेस तो उनका भारत में हो रहा, क्योंकि भारत के अंदर इतनी सारी जनसंख्या है। तो इस तरह के सिचुएशन से डील करने के लिए फिर दुनिया के कई सारे देश, उसमें सबसे पहले था फ्रांस, फिर भारत भी आया, वो लेकर के आया कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल टैक्स। भारत के अंदर डिजिटल टैक्स को नाम दिया गया इक्विलाइजेशन लेवी, which was brought as a result of a finance act in 2016, कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप एड दिखाओगे, एडवर्टीजमेंट दिखाओगे 1 लाख या उससे ज्यादा वैल्यू का, तो 6% आपको भारत सरकार को देना होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टैक्स। अब ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जब कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया 2021 में, तो फिर ये भी तय किया दुनिया की सरकारों ने कि अगर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रोल आउट हो जाता है पूरी तरीके से, तो फिर ये डिजिटल टैक्स वाला कॉन्सेप्ट को विड्रॉ कर लिया जाएगा, बिकॉज दीज टू आर इनकंसिस्टेंट। अब नियम तो बन ही गया है कि जिस देश में आप मेजर बिजनेस करेंगे, अगर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या कहता है कि जिस देश में मेजर बिजनेस होगा पहले वहां की सरकार टैक्स क्लेम करेगी, और फिर अगर 15% से कम होता है तो फिर जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है, जहाँ पे हेड ऑफिस है, वो सरकार टैक्स क्लेम करेगी। तो इस केस में वंस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रोल्ड आउट कंप्लीटली, तो भारत के अंदर अगर गूगल ऐड दिखा रहा है, तो भारत की सरकार पहले उस पर टैक्स क्लेम करेगी। अगर कुछ 15% से कम होता तो अमेरिका की सरकार उस पर टैक्स ले सकती है। सो दैट वाज द प्लान कि वंस जीएमसीटी, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इज रोल्ड आउट कंप्लीटली, डिजिटल टैक्सेस का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा। और दुनिया की सारी सरकारें धीरे धीरे इस डायरेक्शन में काम कर ही रही थी। अमेरिका भी मान चुका था कि ठीक है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट हम लाएंगे, उस हिसाब से अपने डोमेस्टिक टैक्सेशन लॉज में वो बदलाव ला रहा था। भारत सरकार ने भी 2016-17 में डिजिटल टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, बट आफ्टर 2021 इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो अग्रीड कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया जाना है। सो दैट इज़ वाई इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोग डिजिटल टैक्स को विड्रॉ कर लेते हैं, और जाकर के 2023-24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल टैक्स का कॉन्सेप्ट विड्रॉ भी कर लिया था कि खत्म करो, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, सिंस वी आर कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन अब ये आर्टिकल यही कह रहा है कि यूएस पुल आउट कर गया जीएमसीटी से, तो जीएमसीटी कोलैप्स कर गया। अब जब जीएमसीटी कोलैप्स कर गया, तो वापस से दुनिया के सारे देश अपना अपने तरफ से डिजिटल टैक्सेस लेकर के आएंगे, भारत सरकार वापस से डिजिटल टैक्सेस को रिवाइव कर सकता है। इससे क्या होगा कि पूरे दुनिया भर के इकोनॉमिक जो ऑर्डर है उसमें क्योस फैल सकता है, कोई कुछ टैक्स लगाएगा, कोई कुछ टैक्स लगाएगा। देखिए, पूरे दुनिया भर की इकोनॉमीज में एक हार्मनी बने रहने के लिए
बेसिक ऑर्डर या बेसिक नियम का माना जाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक ही रूल को फॉलो करें, बट कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बट व्हेन अ मेजर इकोनॉमी लाइक यूएस starts following a unilateral approach focusing only on its own interest, then it can create turbulence in the global order। चाहे वो हेल्थ ऑर्डर हो, डब्ल्यूएचओ से पुल आउट करना, इन्वायरमेंटल ऑर्डर हो, पेरिस क्लाइमेट डील से पुल आउट करना, या इकोनॉमिक ऑर्डर हो, पुल आउट फ्रॉम दिस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। अब जब जीएमसीटी से पुल आउट कर लिया, जीएमसीटी विल कोलैप्स, ऑल द कंट्रीज विल कम अप विथ देयर ओन डिजिटल टैक्स है। जैसे इंडिया तो डेफिनेटली विल अगेन रिवाइव, 2023 में हमने स्ट्राइक आउट किया था, वी विल अगेन रिवाइव इट, एंड दैट मे लीड टू अ काइंड ऑफ a very disrupted global economic order, make it difficult for world economies to cooperate, और इससे पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर में टर्बुलेंस आ सकता है। ये टॉपिक डिस्कशन पे यूपीएससी ने पास्ट में बहुत बार प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न मैंने इस टॉपिक के बेसिस पे दिया है। 2018 में यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था इक्विलाइजेशन टैक्स के ऊपर। आप थोड़ा सा गेस करके कीजिए, यूज योर गेस वर्क, इंटेलिजेंस थोड़ा अप्लाई कीजिए और सोचिए कि ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे या गलत। आई एम सर्टेन कि अगर आप सोचोगे तो आप टिक कर पाओगे। हर प्रश्न का जवाब आपको पूरा पूरा आना नहीं चाहिए, कभी कभार आप गेस वर्क से भी सही जवाब ढूंढ सकते हैं। तो ट्राई टू फाइंड आंसर। यू नो व्हाट इज इक्वलाइजेशन टैक्स, नाउ ऑन दैट बेसिस प्लीज ट्राई टू गेस कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरल है। आजकल क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, एमएनसीज जो हैं, दे आर इंगेजिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ फार्मर्स। उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही तय हो जाता है कि उनको किस क्वालिटी का क्रॉप चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, किस डेट पे चाहिए, और फार्मर्स को गारंटी मिल जाती है कि उस पर्टिकुलर डेट को ये कंपनी उनसे उनका क्रॉप खरीदेगी एट ए पर्टिकुलर प्राइस। सो दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वर्क्स, वेयर फार्मर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ बायर्स, मेनली एग्री बिजनेस कंपनीज, एमएनसीज, वेयर कंपनियों को क्या चाहिए कि उनको क्वालिटी की गारंटी मिल जाए, क्वांटिटी की गारंटी मिल जाए, और फार्मर्स को क्या मिल जाता है, प्राइस की गारंटी मिल जाती है फ्यूचर में। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी एग्री बिजनेस वाली कंपनियां हैं, ये फार्मर्स की थोड़ी सी मदद भी कर देते हैं टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करने में, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं। तो इस तरीके से इट इज ए काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक तरफ फार्मर है, दूसरी तरफ एग्री बिजनेस फर्म्स हैं, एंड अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार एक कानून भी लेकर के आई थी, मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्विसेज 2018। इसमें बेसिक नियम बताए गए हैं मोटे मोटे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जानी चाहिए। तो दिस इज अ मॉडल लॉ। मॉडल लॉ मतलब सीधा सीधा एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ सजेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स कि अपने अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरी में आप ऐसा कानून लेकर के आए जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोट हो, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एग्रीमेंट्स ऑफ फार्मर्स और एग्री बिजनेसेस के बीच में वो ट्रांसपेरेंट तरीके से और टर्म्स क्लियर कट तरीके से हों कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में कैसे दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट बचे रहें। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहाँ पे फार्मर्स पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर दे ऑलरेडी कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द एग्री बिजनेस कंपनीज एज फार एज द मिल्क सप्लाई एंड क्वालिटी इज कंसर्न। पेप्सी, अब पेप्सी क्या करता है, पेप्सिको कंपनी जो है वो चिप्स प्रोड्यूस करता है, लेज चिप्स प्रोड्यूस करता है, तो फार्मर्स के साथ पहले ही वो एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि हमको इस क्वालिटी का पोटैटो चाहिए, इतना अमाउंट में चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर डेट फॉर इट्स चिप्स लाइक लेस। आईटीसी ई चौपाल बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आईटीसी जो एमएनसी है, बड़ी फर्म है, उसके तो अलग अलग बिजनेसेस हैं आईटीसी के। उसने उसमें से एग्रीकल्चरल बिजनेस के लिए क्या किया है, गांव गांव में जाकर के इस तरीके का इंटरनेट कियोस्क खोल दिया है, जहां पे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए आईटीसी द्वारा ही हायर किया गया एक संचालक रहता है आईटीसी के ई चौपाल कियोस्क में। फार्मर्स आते हैं, उनको पता चल जाता है कि अलग अलग जो प्रोडक्ट की डिमांड है, आईटीसी खुद फार्मर से प्रोडक्ट खरीदता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आईटीसी खरीदता है और फिर अलग अलग जो एग्री बिजनेस कंपनियां हैं उनको वो बेच देता है। तो इस तरीके से यू कैन से कि आईटीसी प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ ई मार्केट प्लेस, जैसे स्विगी जोमेटो है वैसे ही इट प्रोवाइड्स एन ई मार्केट प्लेस फॉर फार्मर्स एंड एग्री बिजनेसेस कंपनीज इन ऑर्डर टू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और इस तरीके से फार्मर्स को राइट प्राइस डिस्कवरी हो जाती है,
कि उनके क्रॉप के लिए उनको क्या क्या प्राइस मिल सकता है. दे गेट कनेक्टेड विद द potential buyers across the country, and in that way they are able to eliminate the middlemen who in general fleece these farmers and take away maximum amount of profit for themselves. तो इस तरीके से ITC चौपाल भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. करंट न्यूज भी यही है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सक्सेसफुल एग्जाम्पल बता रहा है ये करंट न्यूज. हमारे देश के अंदर फ्रेंच फ्राइज के लिए जो लार्ज साइज के पोटैटोज होते हैं उनको खूब इंपोर्ट किया जाता था. In fact, by the year 2010-11, 7,863 tons of potatoes were imported for French fries, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज हमारे देश के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया था. बट धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नतीजा ये हुआ कि पहले तो हमारे देश के अंदर ही जो फ्रेंच फ्राइज की रिक्वायरमेंट थी वो देश से ही पूरी होने लगी. फार्मर्स को हमारे देश की कंपनियां जैसे पेप्सी एंड ऑल या मैकडी बर्गर वाले एंड ऑल ये कॉन्ट्रैक्ट देने लगे. हमारे फार्मर्स अब जो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए जो पोटैटो चाहिए होते हैं वो खुद ही उगाने लगे. तो हम लोग इंपोर्ट करना तो बंद कर दिया धीरे धीरे. वंस वी इंपोर्टेड दिस अमाउंट ऑफ फ्रेंच फ्राइज वाला पोटैटो, नाउ वी स्टॉप्ड इंपोर्टिंग एंड नाउ करेंटली भारत अब एक्सपोर्ट करने लगा है फ्रेंच फ्राइज. फाइन. तो फ्रेंच फ्राइज बनाने लायक जो पोटैटोज हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है भारत में थैंक्स टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि नाउ इंडिया इज एक्चुअली एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेंच फ्राइज पोटैटोज या ओवरऑल फ्रेंच फ्राइज. ये पोटैटोज उगाए जाते हैं, लंबे बड़े साइज के पोटैटोज होते हैं, फिर उनको चंक में काट काट करके और फिर फ्रेंच फ्राइज बना करके पैकेजिंग करके बेचा जाता है. सो नाउ इंडिया हैज बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेंच फ्राइज मेनली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि भारत के अंदर ही एग्री बिजनेसेस कंपनियां हैं वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा रही हैं और उसकी मदद से वो फ्रेंच फ्राइज वाले पोटैटो ग्रो करा करके उनको फिर फ्रेंच फ्राइज बना करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही हैं. मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भारत फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर आपसे ऐसा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है. नेशनल टर्मरिक बोर्ड इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखिएगा. भारत सरकार ने फैसला किया है कि निजामाबाद तेलंगाना में वो नेशनल टर्मरिक बोर्ड स्टैब्लिश करेंगे. इसके पहले चेयरमैन होंगे पीजी रेड्डी साहब, पाले गंगा रेड्डी. निजामाबाद एरिया जो तेलंगाना का है बहुत फेमस है टर्मरिक के लिए, तो इसी कारण से वहाँ पे फैसला किया गया है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाएगा. भारत के 20 से भी ज़्यादा स्टेट्स में टर्मरिक उगाया जाता है. उन तमाम टर्मरिक ग्रोइंग स्टेट के फार्मर्स को सपोर्ट करेगा ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड. जैसे भारत में स्पाइस बोर्ड है या टोबैको बोर्ड है, उसी लाइन में डिमांड थी कि टर्मरिक बोर्ड भी बनाया जाए, जिसको अल्टीमेटली भारत सरकार ने बना दिया है इन निजामाबाद तेलंगाना. टर्मरिक की अगर बात की जाए तो इट बिलोंग्स टू जिंजर फैमिली. इसको रेड लोमी सॉइल चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड रेड लोमी सॉइल, इसीलिए तो तेलंगाना में ज़्यादा ग्रो होता है ये. एनुअल रेनफॉल भी इसको ठीक ठाक सा चाहिए, 1500 मिलीमीटर के आसपास. टेम्परेचर रेंज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस. ध्यान रहे भारत टर्मरिक का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड एक्सपोर्टर है. टर्मरिक प्रोडक्शन की बात की जाए तो इन जनरल तो नंबर 1 पे तेलंगाना रहता था, बट 2023 में महाराष्ट्र सरपास तेलंगाना एज लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट. 2024 का डेटा अभी आया नहीं है. टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. यूजीसी से संबंधित बस चौथा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यूजीसी फोकसेस ऑन हायर एजुकेशन. तो कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसमें चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं. यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर डेथ पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गलत है. कॉन्स्टिट्यूशनल बताया बट under rarest of the rare doctrine. And again third statement is also wrong because it is allowed, not completely abolished. Capital punishment की अगर बात की जाए तो सरफेसी एक्ट में थर्ड स्टेटमेंट is wrong because cooperative banks are also included under the purview of सरफेसी एक्ट. That's all from our side for today. Thanks for watching.